नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बीजेपी सांसद ढूलू महतो की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब। नामांकन करने पहुंचे विधायक सत्यदेव राम 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तार। घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। जेडीयू ने 57 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। ऐसे करें ऑनलाइन व ऑफलाइन राशन कार्ड ई-KYC अपडेट। राजस्थान में बस की आग में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 21। पाकिस्तान तालिबान सीमा पर रात भर हुई भयंकर गोलीबारी। अक्षय कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया पर्सनालिटी राइट्स का मुकदमा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 200 रनों से हराकर ODI में रचा इतिहास। भारत अमेरिका व्यापार चर्चा में शेयर बाजार में मजबूती। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के बीजेपी सांसद ढूलू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक और बेनामी संपत्ति मामले में उन्हें 4 सप्ताह के भीतर अपनी संपूर्ण संपत्ति का विस्तृत विवरण पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र और झारखंड सरकार से भी जवाब तलब किया है और SIT जांच पर विचार कर रही है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक और समर्थक राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है। बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में भी लड़े थे, जिसमें उन्हें दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से हार मिली थी। घाटशिला सीट शिक्षा मंत्री के निधन के बाद खाली हुई। उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान CPI माले के विधायक सत्यदेव राम को नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्यदेव राम दरौली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें 2005 के दरोंदा रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने के मामले में समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सोनपुर रेलवे कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सत्यदेव राम ने कहा कि मामला 20 साल पुराना है और अगर पहले जानकारी मिलती तो बेल करा लेते। इससे पहले भी वह जेल से चुनाव लड़ चुके हैं। जदयू ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कोचाईकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। जदयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के पास करीब 500 बायोडाटा आए थे। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि इस बार जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी से आगे निकलना चाहती है। NDA में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सबकी सहमति है और जेडीयू का नारा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। LGPR और हम भी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब एक काम की खबर। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। अब यह हर 5 साल में अपडेट करना जरूरी होगा ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत राशन का लाभ केवल योग्य लोगों तक पहुंचे। सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन KYC के लिए मेरा KYC या आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करें, लोकेशन दर्ज करें, आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और मोबाइल OTP से वेरीफाई करें। फेस ई-KYC विकल्प चुनकर अपनी फोटो क्लिक करें और सबमिट करें। स्टेटस चेक करने के लिए ऐप में आधार और OTP दर्ज करें। स्टेटस Y यानी सफल, स्टेटस N यानी अधूरी प्रक्रिया। ऑफलाइन ई-KYC के लिए नजदीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर आधार और राशन कार्ड लेकर पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करेगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आया है। जैसलमेर के वॉर म्यूजियम के पास बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायलों का जोधपुर में इलाज चल रहा है। माना जा रहा है हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। हादसे में सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनका पूरा परिवार भी जिंदा जल गया। पुलिस के अनुसार बस में हादसे के समय करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान के लिए 10 परिजनों के DNA सैंपल जोधपुर भेजे गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों से मुलाकात की। PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। पुलिस बुकिंग एजेंट से पूछताछ कर सवारियों की संख्या और हादसे की पूरी जांच कर रही है। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात भयंकर झड़प हुई।
पाकिस्तानी सेना के अनुसार तालिबान ने चौकी और टैंकों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम एक टैंक नष्ट हुआ और एक प्रमुख कमांडर मारा गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशन को तबाह किया। बीते वीकेंड में हुए हमले में 23 सैनिक हताहत हुए। काबुल ने इसे बदला लेने की कार्रवाई बताई, जबकि पाकिस्तान अफगान क्षेत्र का सीमा पार हमलों के लिए इस्तेमाल रोकने का अनुरोध कर रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनका नाम, छवि और व्यक्तित्व अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, करण जौहर और ऋतिक रोशन जैसे हस्तियों ने भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया था। अदालतें मानती है कि पर्सनालिटी राइट्स किसी व्यक्ति को अपनी छवि और नाम के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। अक्षय का यह कदम इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में है। खेल की दुनिया की बात करें, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई में बांग्लादेश को तीसरे ओडीआई में 200 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की और लगातार 5वीं ओडीआई सीरीज अपने नाम की। हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में अफगान टीम ने 293 रन बनाए, जिसमें इब्राहिम जारदान ने 95 और मोहम्मद नबी ने 62 रन बनाए। बांग्लादेश सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट हुई। बिलाल सामी ने 5 और राशिद खान ने 3 विकेट लिए। ये अबू धाबी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी ओडीआई जीत बन गई, जिससे साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड टूट गया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आयात शुल्क पर सकारात्मक संकेत मिलने से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 236.29 अंक की बढ़त के साथ 82,267 पर और निफ्टी 78 अंकों की तेजी के साथ 25,223 पर पहुंच गया। अधिकतर सेक्टर्स हरे निशान पर हैं। निफ्टी रियल्टी सेक्टर में 0.68% की बढ़त रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक, वित्तीय सेवा, एफएमसीजी, मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयर मजबूत दिखे। आईटी और फार्मा सेक्टर में भी तेजी रही, जबकि मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में हल्की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों को कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।